हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? रियली फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मस्त कहानी, अमीर बहू के गोरे पति का काली नौकरानी से टक्कर। तो दोस्तों, ये कहानी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी कैसी है। धन्यवाद। राधे राधे। अमीर बहू के गोरे पति का काली नौकरानी से चक्कर। ऋषि जी, ऐ तू तू काली, तुझे तो मैं बताती हूँ काली, कलूटी, मेरे पति को फांस के रखा है तूने। तारा अपने आवे से बाहर आते हुए काजल के ऊपर चढ़ाई करने लगती है। काजल घबरा कर ऋषि के पीछे छिप जाती है। तारा, मेरी बात सुनो, ऋषि बोलता है। तारा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? दूर रहो काजल से। आप इसके लिए मुझे डांट रहे हैं? इस काली कलूटी के लिए, काम वाली के लिए, इस धोखेबाज के लिए आप मुझे बोल रहे हैं? अरे हाँ, लेकिन मैं तो भूल ही गई थी, यह तो बड़ी खास है आपके लिए ना। चलो चलो, कोई नहीं, लगे रहो लगे रहो। मैं क्यों बीच में आ रही हूँ? मैं क्यों आ रही हूँ आपके बीच में? मैं चली जाती हूँ, मैं जा रही हूँ। तारा चिल्ला ही रही थी, तभी अचानक उसे चक्कर आता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। फिर ऋषि उसे हॉस्पिटल ले जाता है, तो जहाँ पे डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। आखिर तारा के घर में क्या चल रहा था, आइए कहानी में चलते हैं पीछे। तारा की शादी हो रही थी, उसकी भाभी उससे बोलती है, ऐसे जिद नहीं करते तारा, यहाँ देखो तो, तुम्हारे मुहूर्त, शादी का टाइम, मुहूर्त निकलते जा रहा है, तुम्हारे ससुराल वाले आ गए हैं, सभी मेहमान हैं, चलो चलो शाबाश, जल्दी से अब ऋषि को तुम जयमाला पहना दो। नहीं भाभी, आज मुझसे अगर कोई भी कहेगा तब भी मैं यह जयमाला नहीं पहनाऊंगी। यह जयमाला तभी ऋषि के गले में डालूंगी जब मेरी सहेली आएगी, और अगर वह आई ही नहीं तो नहीं पहनाऊंगी। लो, आ गई तुम्हारी सहेली। तारा, देखो मैं आ गई। तभी उसकी सहेली आ जाती है। अभी तक जयमाला भी नहीं हुआ, चलो चलो डालो जल्दी से अपने पति के गले में। जब 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 जल्दी जल्दी जयमाला डालो। तभी पड़ोस की सारी औरतें, देखो तो सही, इन दोनों की इतनी अच्छी दोस्ती है कि यह तो शादी इसके बिना ही नहीं कर रही थी, तो इसके बिना ससुराल में क्या इसको भी ले जाओगी क्या साथ में? सभी लोग तारा और सुरभि के बीच की इस दोस्ती को देखकर हंसने लगते हैं। सुरभि के आने के बाद तारा अपनी जयमाल की रस्म पूरी करती है। तभी उसके पति ने उससे रोक दिया और बोला, अब यह रस्म नहीं होगी। सब शॉर्ट हो जाते हैं कि ये अचानक क्या हो गया। जीजा जी, आप सही तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। अब मैं अपने एक कदम होश में आ गया हूँ, समझ आ गया मुझे, अब यह रस्म नहीं होगी। तभी ऋषि की सास बोलती है, अरे दामाद जी, अगर किसी की बात की बुरा लगी है तो आप बता दीजिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? जयमाला मत रोकिए। मैं तो बस एक प्रैंक कर रहा था, आप लोग सच में ले लिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो बस सभी के सामने अपनी डायमंड जैसी पत्नी को डायमंड रिंग देना चाहता था, इसलिए यह सब रोक दिया था। ऋषि की बात को सुनकर तारा तनाव का माहौल कम करती है और ऋषि ने सभी के सामने घुटनों पर बैठकर तारा को डायमंड रिंग पहनाई, जिसके बाद तारा ने सभी से विदा लिया और अपने ससुराल को निकल गई। तारा एक अमीर लड़की थी जिसकी शादी भी एक गोरे चिट्टे अमीर लड़के से हुई। तारा अपनी शादी को लेकर बहुत ही खुश थी और इधर उसकी सहेली सुरभि, तारा की तो ज़िंदगी बन गई। उसके पति ने किस तरह उसको सभी के सामने बैठकर डायमंड रिंग दी, और एक मेरा बॉयफ्रेंड, अगर मैं उसको एक आइसक्रीम लाने को कह दूं तो उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। नहीं बाबा नहीं, ऐसे तो मैं तारा को एंजॉय करने नहीं दूंगी। तेरी ज़िंदगी में तो अब मैं टेंशन लाकर रहूँगी। सुरभि मन ही मन तारा के खुशी से जल भून जाती है, जिसको वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा अपने कमरे में थी। हमारी शादी कितने अच्छे से हुई ना? अरे हाँ, हमारी सोच में से भी ज़्यादा अच्छी हुई। वैसे मेरा एक सवाल था, अगर तुम्हारी सहेली ना आती तो क्या तुम मुझे माला नहीं पहनाती?
हम ऐसे नहीं होता। उसने मुझसे वादा किया था तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो ना आती। उसके ऊपर तो मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है और कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकती वो। यह सब बातें करके फिर ऋषि और तारा दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह आज तारा जल्दी उठकर नीचे आ गई और आज के दिन उसकी पहली रसोई थी। माँ जी, बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बहू नमस्ते। तुझे अपनी पहली रसोई बनानी है ना, तो बना ले। जी माँ जी, बताइए क्या बनाना है, जो तुझे अच्छा लगे बहू। अभी ऊपर से ऋषि आएगा तो उससे पूछ लेना। माधुरी ने ऐसे बोलकर बात को ख़त्म कर दिया। कुछ देर बाद ऋषि ऊपर से आया और लो भाई, भैया भी आ गए। ननद बोलती है, हाँ आ गए। मैं पूछती हूँ, ऋषि जी आज खाने में क्या बनाऊँ? अरे तुम आ गई। तभी उसकी नौकरानी वो आ जाती है। कुछ कामों में मैं फंस गई थी साहब, इसीलिए नहीं आ पाई थी। ऋषि बहू के ऊपर भी ध्यान दो, उसके ससुर बोलते हैं। हाँ हाँ बोलो तारा, क्या हुआ, क्या बनाऊँ मैं आज पहली रसोई में? हाँ वो देख लो, कुछ भी बना लो। बहू गलत नहीं समझना, यह हमारे घर की नौकरानी है, लेकिन जब से यह यहाँ से काम कर रही है तभी से यह हमारे लिए बिल्कुल हमारे परिवार की सदस्य हो गई है। नमस्ते भाभी जी। साहब जी बताते थे मुझे आपके बारे में, सच में बिल्कुल जैसा बताते थे, आप तो उससे भी ज़्यादा प्यारी हो। काजल की बात सुनकर तारा खुश हो जाती है और फिर माधुरी ने काजल के साथ तारा को खाना बनाने के लिए भेज दिया। भाभी जी क्या सोचा बनाने के लिए? मैं सभी के लिए पनीर की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ और सूजी का हलवा बनाना चाहती हूँ। वैसे तो भाभी जी ऋषि साहब को तो यह कुछ कम पसंद आएगा। मेरा मतलब उन्हें खाने में छोले की सब्ज़ी के साथ पूरी ज़्यादा अच्छी लगती है और आप हलवे की जगह खीर बनाइए तो और अच्छा रहेगा। वैसे कुछ ज़्यादा तुझे पता नहीं है आपको मेरे पति के बारे में? हाँ वो मेरे दिल के काफ़ी करीब है ना, नौकरानी बोलती है, इसलिए मुझसे बेहतर उन्हें घर में कोई नहीं जानता। और तारा शॉर्ट हो जाती है। तारा काजल की बात को सुनकर चिढ़ गई। काजल को जब एहसास हुआ कि उसने कुछ ऐसा बोल दिया तो उसने फिर से वापस जवाब दिया, नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था भाभी जी, मैं सालों से काम कर रही हूँ ना, मुझे तो यह सब कुछ अच्छे से पता है। कहीं इसका और मेरे पति का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा है। मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मुझे तो खाने पर ध्यान देना चाहिए। तारा ने काजल के बोलने पर पनीर की जगह छोले और हलवे की जगह खीर बनाने का फैसला किया। उसने छोले और पूरी तो बना ली थी, अब तभी वह सबके लिए छोले पूरी और खीर बनाती है। तभी तारा खीर में चीनी डालने जाती है। अरे भाभी जी इतना ज़्यादा चीनी मत डालिए, 2 किलो दूध में 2 कटोरी चीनी डालती हूँ मैं, और साहब को वह अच्छी भी लगती है। और यह कटे हुए काजू और बादाम हैं क्या? हाँ वही है, इसमें से भी आप बादाम निकाल दीजिए, बस काजू डाल दीजिए। बादाम का खीर साहब को बिल्कुल नहीं पसंद है। तभी तारा मन ही मन सोचती है, यह अपने आप को कुछ ज़्यादा होशियार समझ रही है, हाथ में बादाम डाले मैं बादाम डालूँगी। काजल की बात को तारा ने नहीं सुना और कुछ देर बाद उसका खाना बन गया, जिसके बाद काजल के साथ मिलकर उसने टेबल पर खाना लगाया। काजल ज़रा देखना, कोई दरवाजे पर आया है। तभी तारा की बड़ी ननद आ गई थी और काजल ने दरवाज़ा खोला। अरे दीदी आप आ गई हैं, चलिए आइए, खाना सब लोग खा रहे हैं। साहब मैं सबको खाना परोस देती हूँ। दीदी जी आप भी बैठिए। सभी खाना की टेबल पर बैठ जाते हैं और तारा भी थोड़ी नासमझ थी और वह भी खाने की टेबल पर बैठ गई बिना सबको खाना परोसे। अब ऋषि भी आ गया है, चलो सब साथ में ही खाना खा लेते हैं। सब मिलजुल कर साथ में खाना खाते हैं। तभी उसकी छोटी ननद आती है काव्या। वह बोलती है, दीदी मेरा खाना छत पे ही ले आना, और काजल उसका खाना छत पर ही पहुंचा देती है। नंद काव्या जिसे सभी घर वालों ने सिर पर बैठाया हुआ था, तभी ऊपर से ही ऋषि भी आ गया और बोला, अरे अकेले अकेले खाना हो रहा है बिना मेरे? तब तारा बोलती है, अरे आप भी बैठिए, आप भी खाना खा लीजिए। अरे अरे मैं दे देती हूँ आपको।
काजल साहब को खाना निकालती है और वह बोलता है, थैंक यू काजल, मैं खाना भी परोस देती हूँ साहब। और ऋषि जब खाना खाने बैठता है तब खीर में बादाम देखकर वह नहीं पसंद करता है, बोलता है कैसा खीर बना है। तो काजल बोलती है कि मैंने तो भाभी जी को बोला था कि साहब को बादाम वाला खीर नहीं पसंद है, पर भाभी जी ने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। साहब जी ये नहीं खाएंगे, लेकिन भाभी जी ने ध्यान नहीं दिया। अरे मैं नहीं खाऊंगा यह खीर। अब काजल तुम मेरे लिए अपने हाथों से खीर बनाना, तुम ही बस जानती हो कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। ऋषि ऐसे बोलकर डाइनिंग टेबल से उठ गया। तारा को काफ़ी बुरा लगा, यह सब क्या हो रहा है? क्या मेरे पति शादी से पहले ही इससे चक्कर चल रहा है, इसका अफेयर है? तारा के मन में अब शक पैदा हो जाता है। ऐसे ही चलते चलते लगभग 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अभी भी सच्चाई तारा के सामने नहीं आई थी। कभी तारा को लगता कि उसकी नौकरानी उसके पति को फंसा रखा है, सब नॉर्मल हो जाता है। ऐसे ही आज के दिन तारा अपनी सास के साथ बाहर गई हुई थी सब्जी लेने। माँ जी, आज हमें कितनी सस्ती सब्जी मिल गई है ना? हाँ हाँ मिल गई है, अक्सर काजल लेकर आती है, लेकिन आज सस्ती सब्जियाँ सच में मिल गई हैं। ऐसा क्या है काजल में? अरे सुषमा जी, आप यहाँ? ऐसे ही तो आ गए हम। वैसे आपके लिए बहुत करती है काजल, क्यों ना? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत ज़्यादा ही करती है। तारा मन ही मन सोचती है, तो उसको बहू क्यों नहीं बनाया आपने? कोयले को। ऋषि के बारे में तो तारा ने बहुत ज़्यादा ही सोच रखा था। अच्छा माँ जी चलिए, देर हो रही है, हम लोग घर चलते हैं। फिर उसके बाद दोनों सास बहू सब्जी लेकर घर आ जाते हैं। तब तारा पूछती है, माँ जी आपको क्या लगता है कि मैं आपके बेटे का ख्याल नहीं रखती हूँ? नहीं बहू, मैंने ऐसा कब कहा? और तू मुझे आँख दिखाएगी उस काजल के लिए? हाँ माँ जी, काजल और मेरे पति का कुछ लफड़ा लग रहा है। माधुरी, काजल की सास, वह बोलकर ऐसे चली जाती है। माधुरी की बात सुनकर तारा घबरा गई, जिसके बाद उसके आगे की कोई बात नहीं बढ़ाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन तारा ऋषि साथ बाहर गए हुए थे। मैं घर आ गई माँ जी। इतनी देर लगा दी भाभी? बहुत देर हो गई आपको। आपकी बहू माँ बनने वाली है। माँ? क्या तू सच में बोल रहा है मैं दादी बनने वाली हूँ? अरे यह तो बड़ी खुशखबरी की बात है। यह लो भाग्यवान, मुंह मीठा कर लो, हम लोग दादा दादी बनने वाले हैं। खुशी से सभी घर वालों ने मुंह मीठा किया। सभी तारा की प्रेगनेंसी की खबर को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। सभी को खुश होते हुए काजल भी एक कोने में खड़ी होकर देख रही थी। ऋषि जी लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। अरे काजल, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? आओ लो, तुम भी मीठा मुंह करो। अच्छा करती हूँ साहब, आप भी कीजिए ना। ऋषि और काजल ने एक दूसरे को अपने हाथों से मिठाई खिलाई, जिसमें तारा अपने हाथ में बस मिठाई लेकर उन्हें देखती रह गई। आप भी मुंह मीठा करो भाभी, जाओ जाओ तुम उसी को खिलाओ। तारा ऐसे बोलते हुए खुद ही अपने कमरे में चली गई। सभी उसके बाद पर चौंक जाते हैं। कुछ देर बाद ऋषि अपने कमरे में आता है और तारा से पूछता है, क्या हुआ? अभी भी क्यों मेरे पास आए हो? जाइए उसी काजल के पास जाइए। इसका क्या मतलब है तारा? तारा तुम सब जानती हो, हमारे घर में बहुत पहले से काजल काम करती है, और तुम्हें इस बात का क्यों बुरा लगा कि मैंने उसे मिठाई खिला दिया? ऋषि ने तारा को ऐसे ही समझा दिया। तारा बेचारी बड़ी ही भोली थी, वो उसकी बात को सुनकर बस भूल गई। ऐसे ही अब 1 महीना बीत चुका था। तारा अपने घर में काजल की मदद से काम किया करती थी, लेकिन अब उसको प्रेगनेंसी में काम करना मुश्किल लगने लगा था। ऐसे ही आज के दिन काजल काम पर नहीं आई। आज तो वो काजल काम पर नहीं आई। अब मैं सारा काम घर का कैसे करूँगी? मुझसे तो कभी कोई काम नहीं हो पाएगा। अभी तारा ऐसे सोच ही रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी नंद मेघा आ गई। चलो, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुल गया। दीदी आ गई, अब मैं उनकी मदद से घर का काम कर लूँगी। दीदी, मुझे आज बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। भाभी, मेरे लिए एक बढ़िया चाय बना दीजिए, अदरक वाली।
जी, साथ में कुछ खाने के लिए भी ले आइएगा। तारा तो मेघा से कुछ मदद चाहती थी, लेकिन मेघा और उल्टा उसके ऊपर ही बोझ बन गई। तारा ने पहले मेघा के लिए चाय और समोसे बनाए, उसके बाद कपड़े धोने को चली गई। अरे यार, ये कपड़े भी तो अभी धोने हैं। ये क्या, मशीन क्यों नहीं चल रहा है? कहीं ख़राब तो नहीं हो गया है? तारा ऐसे ही कोशिश करने लगी, लेकिन मशीन नहीं चला। जिसके बाद वो हाथों से कपड़े को धोती है। तभी उसकी छोटी ननद आती है। आप हाथ से कपड़े क्यों धो रही हैं भाभी? काव्या, हाथ से कपड़े धोकर मुझे थकान हो गई है। क्या प्लीज़ मेरे लिए तुम यह कपड़े छत पर डाल जाओगी? आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी? क्या हुआ? कैसी आवाज़ आ रही है? माँ, इनकी हिम्मत तो देखिए। इन्होंने मुझे कपड़े डालने के लिए छत पर बोला है। बहू, ये क्या बात हुई? तुम थक गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी जाके छत पे कपड़े डालेगी। तुम कपड़ा धोई हो, तुम अपना समझो। वो कपड़े नहीं डालने जाएगी। माँ जी, मैं बस थक गई थी, इसीलिए बोल रही थी। तुमने सोचा भी कैसे मेरी बेटी यह काम करेगी? अरे, जब मैं घर में पहले से ही तू वो है और काजल है, नौकरानी लगाए हैं, तो मेरी बेटी राजकुमारी है, यह कोई काम नहीं करेगी। माधुरी ने जरा भी तारा की तरफ नहीं देखा और नहीं उसकी थकान को समझा और चार बात सुनाकर वह चली गई। ऐसे ही अगले दिन काजल को वापस आ गई। अरे काजल, तुम आ गई हो? और बताओ, कल क्यों नहीं आई थी तुम? वो मालकिन, अरे ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसी लगी है काजल? कुछ नहीं मालकिन, बस ऐसे ही। अच्छा, बताइए कि मुझे करना क्या है? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, बताओ चाहे मत बताओ। तारा ने ऐसे बोलकर बात को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद काजल भी काम में लग गई। कुछ देर बाद काजल के पास काव्या आई। काजल, भैया के सिर में दर्द हो रहा है, तुम एक चाय बनाकर भैया को दे दो, चाहे कॉफ़ी बना लो। साहब के लिए कॉफ़ी बना देती हूँ दीदी। काजल ने ऋषि के लिए कॉफ़ी बनाई, जिसको लेकर वह उसके कमरे में गई। साहब, यह लो कॉफ़ी, रख दो कॉफ़ी। ऋषि ने ऐसे ही हाथ से इशारा किया, जिसकी वजह से उसका हाथ गलती से काजल के हाथ से लग गया। काजल के हाथ पर घाव लगे थे, जिसकी वजह से वह चिल्ला पड़ी। आह, सब सही है ना काजल? ये क्या हुआ तुम्हारे हाथ में? काजल, देखें तो। वह गलती से काजल का हाथ थाम लेता है। तभी तारा आ गई और ऋषि के हाथ को देख लिया पकड़ते हुए। ऋषि, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे तारा, तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी है? साहब, मेरा हाथ छोड़िए। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए मेरा हाथ, कोई देख लेगा। चाहे कोई भी देखे, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये चेहरे में तुम्हारे कैसी चोट लगी है? तुम्हारा हाथ भी बहुत खून बह रहा है और तुम्हें बहुत दर्द भी हो रहा होगा ना काजल? अरे साहब, जब आप जैसा हमदर्द हो तो दर्द कहाँ रहेगा? उस नौकरानी से दोनों आपस में बात कर रहे थे। और क्या हो गया? और क्या हो रहा है? सब देखा मैंने। अरे मालकिन, आपको सब झूठ लग रहा होगा, ये सब गलत है मालकिन। आप चिंता मत करिए। हाँ, साहब को ही दिखानी थी चोट ना, और साहब को दिखा लो। मैंने तो भी पूछा था तुमसे, तो तुमने बोला बस ऐसे ही। तारा, तमीज़ से बात करो काजल से। यह हमारे घर की काफ़ी वक्त से नौकरानी है। यही है, मैं तो जैसे कुछ हूँ ही नहीं आपके लिए। तारा ऐसे ही गुस्सा करने लगती है, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और ऋषि उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। जिसके बाद देखिए ऋषि जी, आपकी पत्नी का हालत नाजुक है। उनके पेट में एक नई ज़िंदगी है और इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले नहीं सकती। इनके लिए अच्छा है और ना ही इनके बच्चे के लिए। आप समझ नहीं रहे हैं, आज जो इनकी तबीयत बिगड़ी है उसकी वजह स्ट्रेस ही थी। डॉक्टर, यह बताइए कि अब मेरा बच्चा और पत्नी ठीक है कि नहीं? हाँ, सच कहूँ तो नहीं, आपकी पत्नी भी ठीक नहीं है और बच्चे की हालत तो बेहद ही नाजुक है। इसलिए आपको इनके आराम के लिए एक अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या ज़रूरत थी तुम्हें तारा ऐसे कदम से हाइपर होने की? मैंने जो देखा बस उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। ऋषि जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस काजल को थोड़ी सी दिखा रही थी
और कुछ नहीं। चलो अब घर चलते हैं। नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे मेरे मायके जाना है। मुझे ससुराल से सुकून नहीं मिल सकता है, सारे काम मेरे ही ऊपर आते हैं। आपकी बहन तो राजकुमारी है और उस दूसरी अपने घर को छोड़ कर आती है, जिसकी वजह से मुझे आराम नहीं मिलता है। आप मुझे मेरे मायके छोड़ दीजिए, वहाँ मेरी भाभी और माँ है, वह मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगी। तारा के बोलने पर ऋषि मुस्कुरा दिया, जिसके बाद वो उसे मायके छोड़ आया। अरे तारा, तू और दामाद जी, आइए आइए। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अभी ऑफिस का काम है, मैं जा रहा हूँ। आपकी बेटी को छोड़ने बस आया था। हाँ, मेरी बेटी और दामाद के लिए तो मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है, जब मन करे तब आइए। क्या बात है बेटा, तू दुखी लग रही है? माँ, मेरा बच्चा खतरे में है। क्या? डॉक्टर जी ने बोला है कि स्ट्रेस की वजह से बच्चे की हालत नाजुक है, लेकिन सही देखरेख से बच्चा ठीक हो जाएगा। तभी उसकी भाभी बोलती है, चिंता क्यों करती हैं ननद जी, हम लोग हैं ना बच्चे की खातिरदारी करने के लिए। अब आप यहीं रहिए, डिलीवरी के बाद जाइएगा। शुक्रिया भाभी। मायके से जाने के बाद ससुराल में तो मुझे आराम ही नहीं मिलता। चलो अब तुम अपनी माँ के साथ वक्त बिताओ, सही है ना? मैं चलता हूँ। ऋषि ऐसे बोलकर गाड़ी से निकल गया। अभी वहाँ जा ही रहा था कि रास्ते में उसने एक आदमी को अपनी पत्नी को बेल्ट से मारते हुए देखा। ऋषि उन्हें देखकर रुक गया। और ये क्या हो रहा है? अरे काजल, तुम? साहब साहब, मुझे बचा लीजिए, ये आदमी से बचा लीजिए, मुझे यह मार डालेगा। चल हट, ये क्या बोल रहा है तू? पत्नी को ऐसे मारते हैं बीच चौराहे पर? अरे लानत है ऐसे पति पर, ऊपर जो खुद को पत्नियों की कमाई भी खा रहा है, दारू पी जा रहा है और जो है अपने आप को बोलता है कि मैं मर्द हूँ। पत्नी पर हाथ उठाना नाइंसाफ़ी है। तू समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ, बस हाथ ही नहीं उठाऊंगा, तेरा तो मैं खून पी जाऊंगा। ऋषि ने ऐसे बोला और रजत को मारना शुरू कर दिया। रजत नशे की हालत में आराम से पिट गया और वह वहाँ से चला गया। फिर तारा ऋषि से बोलती है, अरे साहब, अरे रो नहीं काजल। ऋषि काजल को गले से लगाकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। अभी वो दोनों ऐसे खड़े ही हुए थे कि तभी वह तारा की सहेली सुरभि वहाँ पर आ जाती है। प्यारे की दाढ़ी में तिनका, अरे वाह। सुरभि उन दोनों को देखकर उन लोगों की फ़ोटो खींचने लगती है। अब वह मन ही मन खुश होती है कि अब मैं तारा को तोड़ने की कोशिश करूंगी और वह अपने मकसद में कामयाब भी हो जाती है। सुरभि ने ऋषि और काजल की साथ में फ़ोटो ले ली। ऋषि काजल को लेकर उसके घर गया, जहाँ पर दिखाओ मैं तुम्हारे लगा देता हूँ। नहीं, रहने दो साहब। अरे तुम तो ऐसे कर रही हो कि जैसे कि हम तुम्हें जानते ही नहीं। आखिर कब तक यह चलेगा? कब तक तुम उसी आदमी के साथ रहोगी? मेरी बात को मान क्यों नहीं लेती हो? एक बार, बस एक बार मेरे साथ चलो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ऋषि काजल के साथ वक्त गुजार रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मैं गलत थी ऋषि जी, बस तुमसे मुझसे ही प्यार करते हैं, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। तभी सुरभि का फ़ोन आता है। हेलो मैडम, कहाँ हो आप? मैं घर पे हूँ। तुझे न्यूज़ मिली? तू मासी बन गई है। अरे वाह, मैं तो मासी बन गई हूँ। क्या तू कितनी मासूम है तारा, लड़के से प्यार कर बैठी जिसके ना जाने कितने अफेयर होंगे। क्या मतलब तेरा? तू क्या कह रही है? ये तो क्या बोल रही है? हम कुछ नहीं, बस आज मैंने जीजू को कहीं देखा है। क्या? लेकिन कहाँ देखा था? सड़क पर किसी के साथ। खैर छोड़, मैं बस यह कह रही हूँ कि आदमियों पर तू भी कभी अंधा यकीन करना। मैंने उन लोगों की फ़ोटो भी खींची है, मैं तुझे फिर कभी बताऊंगी और दिखाऊंगी। एक बार तेरे पास मैं ज़रूर आऊंगी वो सब दिखाने के लिए। सुरभि ने ऐसे बोलकर फ़ोन काट दिया। बेचारी तारा परेशान हो गई थी। आखिर सुरभि क्या चाहती थी? क्या बात होगी? तारा मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, मेरे पति के बारे में ये तारा क्या बोल रही थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर सुरभि क्या कहना चाहती है? ऐसे ही कुछ समय बीत गए थे और आज के दिन काजल खुद ऋषि के ऑफिस में पहुंची। नमस्ते साहब जी। नमस्ते नमस्ते तारा, अरे तुम आ गई। काजल, अब जब अपने इतने प्यार से बुलाया था तो अच्छा, चलो अच्छा ठीक है। हमारे प्यार की कदर तो
की तुमने? हाँ साहब। चलो मेरे साथ मॉल चलो। हाँ साहब चलिए। ऋषि काजल को लेकर अपने साथ मॉल चला गया। दोनों एक मॉल पहुँचे हुए जहाँ पर जो खरीदना है खरीद लो। ऋषि और काजल को साड़ी दिलाने लगता है। वहीं पास में मॉल में कैंटीन में सुरभि बैठी हुई थी और वहाँ पर वो दोनों को फिर से देख लेती है। ये काली कलूटी वो जो उस दिन थी, अब तो पक्का इनका अफेयर चल रहा है। सुरभि ने आज भी इन दोनों की फ़ोटो खींच ली। ऋषि और काजल को शॉपिंग करा कर वहाँ से आता है, जिसके बाद ऋषि काजल को उसके घर छोड़ता है। माँ तुम आ गई, मैं स्कूल से आ गया देखो। हाँ बेटा मैं आ गई। राजू चल हाथ मुंह धो ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। माँ मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जा, कितना प्यारा बच्चा है, ऋषि बोलता है। कभी मेरी बात को नहीं सुनता है। चलो अच्छा है ना, अब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो अब हम अंदर चलते हैं। ऋषि और काजल दोनों अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ सुरभि ने तारा के कान भर दिए थे, जिसने ऋषि को वीडियो कॉल किया। अरे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए तो इतनी जान भी दे सकता हूँ। तभी तारा का ऋषि के मोबाइल पर फ़ोन आता है। वीडियो कॉल। हेलो। हाँ बोलो तारा, कहाँ क्या हुआ? अरे तुम कहाँ हो? मैं काम से आया हूँ। तभी तारा बोलती है तुम अपना बैकग्राउंड दिखाओ थोड़ा मोबाइल घुमा करके। तो वह बोलता है ऋषि कि अभी मैं क्लाइंट में बिजी हूँ, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें फ़ोन करता हूँ। तभी ऋषि फ़ोन काट देता है और वह बोलता है अरे मर गया यार, ये तो मुझे आज पकड़ी लेती। नहीं नहीं मैं चलता हूँ। चलो काजल मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा पास। ठीक है। तभी ऋषि वहाँ से चला जाता है। ऋषि ऐसे बोलकर घर से निकला तो वहीं तारा ने सुरभि को बुलाया। क्या है, ऐसी जल्दी क्यों है? मुझे क्यों बुलाया तूने? सब सही है तो है ना? कहा सब सही है। तूने मुझे क्या बताकर सोच कर फ़ोन काट दिया था और अब पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रही है। मैंने तुझे बस सतर्क कर दिया था। मैं तुम्हें वो फ़ोटो दिखाती हूँ, अभी तो तुझे और परेशान मैं करूँगी। तारा तू घबरा क्यों रही है? तेरे लिए स्ट्रेस अच्छा नहीं है ना? तू आराम कर रही है। मैं फिर कभी आती हूँ, मैं जा रही हूँ अभी। वहीं तारा अभी परेशान हो ही रही थी। ऐसे देखते देखते महीनों बीत गए। अब तारा अपने 9वें महीने में थी। हर रोज़ सुरभि उसे परेशान कर देती है। ऋषि को समझाकर अपनी बातों में ले लेता है। ये से ही सिलसिला चल रहा था। तभी पड़ोसन लोग आपस में बात कर रही होती हैं कि अरे नई बहू का तो 9वां महीना भी चल रहा होगा, अभी तक वो अपने मायके में ही है। बताओ कब तक ऐसे मायके में रहेगी? तभी उसकी छोटी ननद बोलती है आप लोगों को दूसरे के घर में टांग अड़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। आपकी बहू तो 15 दिन से पैसे लेकर भागी हुई है। आपने उसका खोज किया? ये तू क्या बोल रही है काव्या? मैं क्या गलत बोल रही हूँ? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप अपने घर में जाकर देखा करिए, दूसरे के घर में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। काव्या की बात सुनकर कमला बस चली जाती है। तभी हंसते हुए सुरभि उसके घर आती है। और तारा कैसी है तू बता? माँ और भाभी ने बड़े ही अच्छे से ख्याल रखा होगा तेरा। हाँ सुरभि तू सही कह रही है। तेरे पति का तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पता है मैं इतने दिनों से क्यों कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं गलत हूँ, लेकिन अब मैं तेरी आंखें खोल रही हूँ। यह देख तेरी पति की काली करतूत, वो तेरी नौकरानी के साथ उसका चक्कर चल रहा है। मैंने फ़ोटो भी खींचा था जिसमें ऋषि और तारा दोनों काजल दोनों ही थे। नहीं ये सच नहीं हो सकता सुरभि, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं तारा, यह सच्चाई है। ये तो मेरी नौकरानी है काजल, इसकी नीयत इतनी बुरी थी मैं कभी समझ ही नहीं पाई। ये तो तू छोड़, तू ने अपनी नंदों को फ़ोन करके बुला लिया। कुछ ही देर बाद मेघा और काव्या आ गई, जिसके बाद हाँ यह तस्वीरें तो असली हैं, लेकिन यह कैसे हो सकता है भाभी? काजल हमारे घर में इतने वक्त से काम कर रही है तो मैं नहीं मानती कि यह सब सच है। मेरे भाई ऐसे नहीं हैं, ऐसे ही हैं आपके भाई।
तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं भाभी, कभी कभी नज़रें भी धोखा खाती हैं। आपको भैया से बात करने से पहले किसी फैसले पर नहीं आना चाहिए। क्या बात करूंगी अब मैं, बोलो। सबसे पहले तो आप यह बताइए कि यह फ़ोटो आपको दी किसने? मेरा कोई हमदर्दी होगा जिसने दिया है। अगर ऋषि सच में उस काम वाली के साथ अफेयर में है ना तो उसकी खैर नहीं। चलो भाभी, आप हमारे साथ घर चलो। कहाँ घर? लेकिन अभी मेरी डिलीवरी होने में टाइम है, मैं तो 2-4 दिन पहले जाऊंगी। नहीं, आप अभी चलो। क्या है ना, अभी घर में माँ और बाबा नहीं हैं। भाई और काजल को मैं रंगों हाथों पकड़ूंगी और उसी तारा की माँ आती है। अरे कहाँ जा रही हो तारा? घर जा रही हूँ माँ। एकदम से हम भी छोड़ने चलते हैं तुम्हें। चली गई है। हाँ, कुछ देर बाद तारा और मेघा और काव्या चले जाते हैं। ऋषि ने काजल को संभाला हुआ था और काजल के हाथ में हाथ डाला हुआ था, कंधे पर हाथ थे। यह देखते तारा का खून खौल जाता है। जी, ये क्या हो रहा है? ये काली कलूठी तारा अपने आपे से बाहर हो जाती है, को काजल पर ऊपर चढ़ाई कर देती है। काजल घबरा कर ऋषि के पीछे छिप जाती है। तारा मेरी बात सुनो। तारा दूर रहो, मेरे पास तुम मत आना ऋषि। ऐसे ही तारा चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि लेकिन मैं तो भूल गई थी ये सब बातें, लेकिन ये बड़ी ख़ास है ना आपके लिए। चलो चलो, कोई नहीं, मैं जा रही हूँ। क्यों बीच में मैं आऊँगी आप दोनों के? और ये काली कलूटी आपको फांस के रखी है। मैं जा रही हूँ आपके ज़िंदगी से, अब मैं कभी नहीं आऊँगी। फिर भी ऋषि, तुम अब इसके साथ खुश रहना, मैं कभी नहीं आऊँगी। ठीक है तारा, तुम जाओ। अरे हट। तभी तारा बेहोश होकर के गिर जाती है ऐसे बोलते बोलते, और ऋषि उसे हॉस्पिटल उठाकर ले जाता है। कुछ ही देर बाद वह सुंदर सी बेटी को जन्म देता है। सभी अस्पताल में चले आते हैं और तारा बोलती है, ऋषि तुम मेरे पास नहीं आना, मैं बोल रही हूँ ना, मुझसे दूर रहो। तारा मेरी बात सुनो। माँ यही संस्कार दिए थे मुझे, मैंने तुझे ऐसे शादी करके चक्कर चलाए। बोल ऋषि। ऋषि को तभी वहाँ पर नौकरानी आ जाती है, काजल। साहब कुछ नहीं बोलिए, साहब तो बड़े अच्छे हैं। हाँ हाँ, तेरे लिए तो अच्छे ही रहेंगे ना। भगवान के लिए कुछ बोलने से पहले आप बात तो सुन लीजिए। साहब तो बस मेरी मदद कर रहे थे। देखिए, इन्होंने मेरे बेटे को स्कूल में दाखिला दिलवाया, मुझे अपनी कंपनी में जॉब दी, यह रहे उसके कागज़, और मेरे नशेड़ी पति से भी मुझे आज़ाद करवा दिया, जो मुझे मारता पीटता था। मैं जानती थी मेरे भैया कभी ऐसा नहीं करेंगे। यह आग लगाने वाली आपकी सहेली सुरभि है, मैं उसे बुलाती हूँ। काव्या ने बहाने से सुरभि को बुलाया, जिसके बाद सुरभि वहाँ आ गई। बताओ सुरभि, मुझे सब पता है कि तुम भाभी से कितना जलती हो। तुम उनकी फ्रेंड हो ना, इसीलिए तुम जलती हो। उनकी खुशी तुमको बर्दाश्त नहीं हुई। तभी सुरभि बोलती है, तारा मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता नहीं था कि इस जलन से तेरी मैरिड लाइफ इतनी ख़राब हो जाएगी। इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता था, फिर भी मैंने तुझे भड़काया क्योंकि मैं तेरी खुशियों से जलती थी। मैं गया था मॉल, लेकिन कोई काजल तुम्हारे बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी, और गार्डन में मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लिया था डायमंड की, और मैंने काजल को पहना करके प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मैं कितनी बुरी थी। गलतफहमी आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाती है, यह सब आप लोगों ने देखा। तो ऐसे ही काजल और सुरभि और तारा की कहानी चलती रही। तो दोस्तों, ये कहानी होती है ख़त्म। और मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कि कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।